गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग पिछली क्लास में देख रहे थे केंद्र और राज्य का संबंध, ठीक है। जिसके अंतर्गत हमने आपको तीन संबंधों के बारे में बताया था। जो पहला हमारा था वो था विधायी संबंध, दूसरा हमारा था प्रशासनिक संबंध और तीसरा हमारा था वित्तीय संबंध, ठीक है। तो जिसमें से जो पहली क्लास थी वो कल हो चुकी है, जिसमें हम लोगों ने विधायी संबंधों के बारे में पढ़ लिया था। आज की ये हमारी दूसरी क्लास है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे केंद्र तथा राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंधों के बारे में, ठीक। और इसके बाद हमारी इसी सब्जेक्ट की या इसी टॉपिक की तीसरी क्लास होगी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों के बारे में, ठीक है। तो चलिए आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी प्रशासनिक संबंधों के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम ये थोड़ा सा इसका ये जान लें कि आज की क्लास में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो यही है कि संवैधानिक उपबंध क्या है। उसके बाद हमारे हमको जो है केंद्र तथा राज्यों में प्रशासनिक संबंधों के बारे में कौन-कौन से पॉइंट्स पढ़ने हैं। तो यहाँ पर हमने 7 पॉइंट लिख दिए हैं, जिसके अंतर्गत हमको केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों के प्रशासनिक संबंधों की चर्चा करनी है। ठीक है? चलिए, इसको मैं यहाँ पे एक बार पढ़ दे रहा हूँ। कार्यकारी शक्तियों का सामान्य बंटवारा केंद्र और राज्य में किस प्रकार से किया गया है, हमें इसको जानना है। साथ में हमको ये जानना है कि राज्यों को निर्देश देने की केंद्र की शक्ति, मतलब राज्यों को आदेश देने की जो केंद्र की शक्तियाँ हैं, उसके बारे में पढ़ना है। साथ में हमको कृत्यों का आदान-प्रदान, ठीक? उसके बाद जो अखिल भारतीय सेवाएँ हैं, उनके बारे में पढ़ना है। साथ में अन्य संवैधानिक प्रावधान हैं और उसके बाद संविधानेतर प्रावधान भी कुछ किए गए हैं, उसको पढ़ना। और लास्ट में पढ़ना है कि आपातकाल के दौरान हमारी जो प्रशासनिक संबंध है राज्यों के साथ किस प्रकार से बनते हैं, ठीक है। ये हमको 7 पॉइंट आज की क्लास में पढ़ना है। ये एक बार आप इसको देख सकते हैं। जो पहला पॉइंट है कि कार्यकारी शक्तियों का सामान्य बंटवारा, सेकंड आपका है राज्यों को निर्देश देने की शक्ति, और तीसरा हमारा है कृत्यों का आदान-प्रदान, और चौथी बात जो हमारा है वो अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में। ये यहाँ पे राज्यों में किस प्रकार से काम करते हैं। और पाँचवाँ हमारा है अन्य संवैधानिक प्रावधान, छठा हमारा है संविधानेतर प्रावधान, और उसके बाद जो है फिर आएगा हमारा सातवां आपातकालीन आपातकालीन परिस्थितियों में प्रशासनिक संबंधों के बारे में। और इतना सब होने के बाद फिर हम जाएंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, जो कि हमारा होगा केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध, ठीक है। तो चलिए आज की जो क्लास हमारी है उसको हम लोग पढ़ते हैं, उसमें प्रशासनिक संबंधों के बारे में। चलिए, सबसे पहली बात ये कि प्रशासनिक संबंधों के बारे में संविधान में कहाँ पे बात लिखी गई है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो यही है कि संविधान के भाग 11, कौन से भाग में? भाग 11 में अनुच्छेद 256 से लेकर के 263 तक केंद्र तथा राज्यों की प्रशासनिक संबंधों की चर्चा की गई है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि प्रशासनिक संबंधों से तात्पर्य केंद्र व राज्यों की सरकारों की कार्यपालिका संबंधी तालमेल से है। प्रशासनिक शक्तियों के विभाजन में संघीय सरकार अधिक शक्तिशाली होती है। जब प्रशासन के संबंध की हम बात करेंगे तो उसमें यही बताएंगे कि जो हमारी संघीय सरकार है, मतलब जो हमारी केंद्र सरकार है। अच्छा, एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि केंद्र सरकार शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं नहीं हुआ है, उसका उल्लेख कहीं नहीं हुआ, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में हम उसको बोल देते हैं। संविधान में अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पे संघीय सरकार की ही बात कही जाएगी या संघ सरकार की, ठीक है। इस बात को आप लोग जानते रहिएगा। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि संघीय सरकार अधिक शक्तिशाली है और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों के प्रशासन पर संघ का पूरा नियंत्रण किया गया है, ठीक है। तो ये कुछ बातें रहीं। अब हम लोग जानते हैं कि केंद्र तथा राज्यों में प्रशासनिक संबंधों को हम किन-किन तथ्यों के आधार पर पढ़ सकते हैं। तो जो पहला पॉइंट हमारा है वो है कार्यकारी शक्तियों का बँटवारा। इसी प्रकार से देखिए हमने यहाँ पे 7 पॉइंट्स लिख दिए हैं और उसकी चर्चा भी हमने ऊपर की है। अब आइए एक-एक तथ्य को उठा करके थोड़ा-सा उसके बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, राज्यों और केंद्र के बीच जो हमारा प्रशासनिक संबंध है उसमें जो सबसे पहला है वो है कार्यकारी शक्तियों का सामान्य बँटवारा किस प्रकार से होता है। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो यही है कि ये शक्तियाँ केंद्र तथा राज्यों की विधायी शक्तियों के समानांतर हैं। अर्थात जिन विषयों पर विधि बनाने की शक्ति संसद के पास है, उन पर प्रशासन करने की शक्ति केंद्र के पास है, और जिन विषयों पर विधि बनाने की शक्ति राज्य के पास है, उन पर प्रशासन करने की जो शक्ति है वो राज्य सरकार के पास है। यही बात लिखी गई है कि जिन विषयों पर केंद्र नियम बनाएंगे उस पर शासन कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। और जिन जिन विषयों पर विधि या कानून राज्य सरकार बनाएगी उस पर कौन शासन करेगा? राज्य सरकार करेगी, सीधी-सी बात है। चलो, दूसरी बात ये है कि परंतु यदि संसद कोई ऐसी विधि बनाए जिसके तहत इन विषयों से जुड़े प्रशासनिक कृत्यों
प्रशासनिक कृत्य भी केंद्र सरकार को सौंप दिए गए हों तो संबंधित प्रशासनिक शक्तियां केंद्र को मिल जाती हैं। अब देखो, अगर ऐसा कोई कानून संसद ने बना दिया है जिसके तहत इन विषयों से जुड़े प्रशासनिक जो कार्य हैं वो केंद्र सरकार को सौंपे गए हों तो जो संबंधित प्रशासनिक शक्तियां हैं वो वह भी किसको मिलेंगी? केंद्र को मिलेंगी। जैसे अगर किसी राज्य में किसी वस्तु अगर किसी राज्य में किसी को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया गया हो तो उसके बारे में नियम कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। अब उस पर प्रशासन कौन करेगा? केंद्र करेगा, है ना? यही बात कही जा रही है। तीसरी बात यह है कि केंद्र की प्रशासनिक शक्ति पूरे देश पर लागू होती है, जबकि राज्य की प्रशासनिक शक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने राज्य क्षेत्र के भीतर लागू होती है। तो इस प्रकार से हमने जो है प्रशासनिक संबंधों का बंटवारा जो है किया हुआ है कि जिन जिन विषयों पर केंद्र नियम बनाएंगे उस पर शासन भी केंद्र ही करेगी, और जिन विषयों पर आपके राज्य नियम बनाएंगे उस पर राज्य सरकार काम करेगी। ठीक है, ये बात है। चलो, दूसरा पॉइंट ये है कि राज्यों को निर्देश देने की केंद्र की शक्ति। इसमें क्या लिखा गया है कि केंद्र को यह अधिकार है कि वह राज्य को निम्नलिखित मामलों पर अपनी कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग के लिए निर्देश दे सकता है। चलो भाई, वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं इस पे थोड़ा सी चर्चा कर लें। पहला ये लिखा कि संचार के साधनों को बनाए व उनका रखरखाव करे। ठीक है, देखो, जो संचार के माध्यम है, चूंकि ये देश की बात है लेकिन आपके राज्यों में भी हैं। ठीक है, तो अब चूंकि इस पर नियम किसने बनाया? केंद्र ने बनाया। अब लेकिन इसका जो प्रयोग हो रहा है वो आपके राज्य में हो रहा है, तो इसीलिए जो है केंद्र ने राज्य को यह निर्देश दिया है कि आप इसको क्या करें? संचालित करें और उसका रखरखाव भी आप लोग करें। राज्य को ही निर्देश दिया गया है। दूसरी बात ये कि राज्य में रेलवे संपत्ति की रक्षा। अब रक्षा का जो कार्य होगा वो किसको मिलेगा? राज्य को मिलेगा। ठीक है, किसके कहने पे? केंद्र सरकार के। तीसरी बात है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर राज्य से संबंधित भाषाई अल्पसंख्यक समूह के बच्चों के लिए मातृभाषा सीखने की व्यवस्था करे। ठीक है, चलिए, चौथा पॉइंट ये है कि राज्य में अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए विशेष योजनाएं बनाएं और उसका कार्यान्वयन करें। अब देखिए, चूंकि जब बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बात आएगी तो इस पर नियम केंद्र भी बना सकता है, राज्य भी बना सकता है, आपको पता है। ठीक है, लेकिन अब इसमें ये कहा जा रहा है कि जो अल्पसंख्यक समूह के बच्चे हैं, ठीक है, उनको उनके लिए जो मातृभाषा सीखने की व्यवस्था कौन करेगा? राज्य सरकार करेगा। किसके आर्डर पे? केंद्र के आर्डर पे। ठीक है, दूसरी बात यह है कि राज्य में जो आपके अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनके कल्याण की योजनाएं जो है कौन बनाएगा? राज्य ही बनाए। ठीक है, यही बात कही जा रही है, और उनका कार्यान्वयन भी करवाए। और इसके लिए जो है हमारा जो संसद है या जो हमारी केंद्र सरकार है वो राज्यों को आदेश दे सकती है। ठीक, और एक बात और यहाँ पे लिखा गया है, नोट पॉइंट है कि इन मामलों में अनुच्छेद 365 के अंतर्गत केंद्र के निर्देश भी राज्यों पर लागू होते हैं। अब ये 365 क्या है इसको भी जान लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 365 में प्रावधान है कि जहां इस संविधान के किसी उपबंध के अधीन संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हुए दिए गए किन्हीं निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में कोई राज्य असफल रहता है तथा राष्ट्रपति के लिए यह मानना विधिपूर्ण होगा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके उस राज्य में राष्ट्रपति शासन या आपातकाल लागू करना केंद्र सरकार के लिए उपयुक्त होगा। बात समझ में आई कि ये जो आपके राज्यों को जो निर्देश देने की बात है उसमें यह ऐसा भी होता है कि संविधान अगर अगर कभी ऐसा होता है कि केंद्र की योजनाओं को ना माना जाए या संसद के नियमों को ना माना जाए, या ऐसी कभी परिस्थिति आती है कि जब राज्य सरकार अपने कार्यों में विफल हो जाए, तब राष्ट्रपति क्या करेगा? यहाँ पर क्या लगा देगा? राष्ट्रपति शासन लगा देगा। ठीक है, तो ये शक्ति भी केंद्र के पास है, संसद के पास है। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई आपकी जो है केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश देने की शक्ति। अब जो चौथा पॉइंट है वो है कृत्यों का आदान प्रदान। किस प्रकार से हम कार्यों का आदान प्रदान करते हैं। इसमें देखिए, जो पहला है कि अनुच्छेद 258(1) के तहत, अनुच्छेद 258(2) के तहत और अनुच्छेद 258(3) के तहत। ठीक है,
कृत्यों का आदान प्रदान किस प्रकार से होता है। आइए फटाफट इसको भी देख लेते हैं, है ना। चलिए, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं जो पहला पॉइंट है, जो पहला point एक बार देख लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है अनुच्छेद 258 एक के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 258 एक, इसमें क्या बातें कही जा रही हैं भाई। चलो, इसमें आपसे कहा जा रहा है पॉइंट नंबर एक कि राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार की सहमति से उस सरकार या उसके अधिकारियों को केंद्र की कार्यपालिका में शामिल विषय से संबंधित शक्तियां और कृत्य सौंप सकता है। देखिए ध्यान से सुनिएगा इसको। कह रहा है कि राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार की सहमति से उस सरकार या उसके अधिकारियों को केंद्र की कार्यपालिका में शामिल विषय से संबंधित शक्तियां और कार्य सौंप सकता है। इसमें राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति कह रहा है कि अगर राज्य सरकार चाहे तो वह अपने अधिकारियों को, ठीक है, क्या करेगा, केंद्र की कार्यपालिका में शामिल कर सकता है। मतलब सॉरी, केंद्र की जो कार्यपालिका की जो विषय है उससे जो संबंधित शक्तियां हैं वह उनको दे सकता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कह रहा है कि संसद अपनी किसी विधि के तहत किसी राज्य सरकार या उसके अधिकारियों को ऐसे कृत्य व शक्तियां सौंप सकती है जो वह उचित समझे, चाहे वह कृत्य राज्य की विधानमंडल शक्तियों से परे ही क्यों ना हो, ठीक है। और तीसरी बात यह है कि ऐसा करने के लिए राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। और ये कौन कर रहा है, राष्ट्रपति कर रहा है। अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि ऐसा हमको करना चाहिए तो कर सकता है, ठीक है। और अनुच्छेद 258 3 कह रहा है कि यदि अनुच्छेद 258 के किसी खंड के आधार पर केंद्र ने किसी राज्य सरकार को कोई कृत्य सौंपे हैं तो राज्य सरकार द्वारा उन कृत्यों के निर्वहन के लिए किए जाने वाले अतिरिक्त खर्च का भुगतान केंद्र सरकार करेगी, ठीक है। अब चूंकि भाई काम तो आपका केंद्र सरकार का है तो राज्य सरकार उस पर पैसा क्यों देगी। हाँ, उसने अपने अधिकारी आपको दे दिए हैं, आप काम करवाइए उससे, ठीक है। ये बातें हो गई। और नोट पॉइंट ये कह रहा है कि अनुच्छेद 258 का संघ को कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति है। क्या इसका मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि जो हमारा जो संघ है, जो हमारा केंद्र सरकार है, उसको राज्य जो है अपने क्या करते हैं, कर्मचारी भी सौंप सकते हैं या आप जो जो उसके विषय है उसको भी सौंप करके उस पर काम करवा सकते हैं। इसमें देखो एक बात लिखी गई है कि संविधान में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य का राज्यपाल भारत सरकार की सहमति से उस राज्य को या उसके अधिकारियों को ऐसे किसी विषय से संबंधित कृत्य जिन पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है सशर्त या बिना शर्त सौंप सकता है, ठीक है। और जो अगली बात वो है, इसको जो है 58 का को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा जोड़ा गया था और इससे पहले यह जो शक्ति थी वो केंद्र सरकार के पास थी, ठीक। चलिए, तो ये थोड़ी सी बात हो गई आपकी जो कृत्यों के आदान प्रदान की। अब जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है आपका अखिल भारतीय सेवाएं। और थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं क्या है ये। जो पहला पॉइंट है कि भारत में केंद्रीय एवं राज्य सेवाओं के अतिरिक्त एक अन्य सेवा वर्ग भी है जिसको हम लोग अखिल भारतीय सेवा भी कहते हैं, ठीक है। देखो, जो हमारी केंद्रीय जो हमारी केंद्र सरकार की जो नौकरियां हैं वो तो आपकी केंद्रीय हो जाएंगी, जो राज्य की हैं वो राज्य हो जाएंगी। इनके अलावा एक अखिल भारतीय सेवाएं भी होती हैं और 3 प्रकार की होती हैं, आप सबको पता है। अभी इसकी चर्चा आगे करते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि अखिल भारतीय सेवाओं के लिए चयन व प्रशिक्षण का कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, जबकि इन सेवाओं में नियुक्त अधिकारी केंद्र तथा राज्य दोनों सेवाओं के अधीन कार्य करते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा कि इस प्रकार की जो सेवाएं होती हैं उनका जो उसमें जो जिन अभ्यर्थियों का जो चयन होता है और जो प्रशिक्षण होता है वो कौन करवाता है, केंद्र सरकार करवाती है। लेकिन इन सेवाओं में जो नियुक्त अधिकारी होते हैं वो केंद्र के अधीन भी काम करते हैं और आपके राज्य के अधीन भी कार्य करते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि राज्य सरकार के अधीन कार्य करते समय उन पर तात्कालिक नियंत्रण राज्य सरकार का होता है, परंतु अंतिम नियंत्रण केंद्र का ही बना रहता है, ठीक है। चौथी बात यह है कि 1966 में भारतीय वन सेवा IFS को तीसरी अखिल भारतीय सेवा बनाया गया था। और पांचवा पॉइंट ये है कि संविधान का अनुच्छेद 312 संविधान को राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर नई अखिल भारतीय सेवा के गठन का अधिकार प्रदान करता है। मतलब क्या, मतलब ये है कि संसद को
राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर अगर चाहे तो संसद कोई नई जो है अखिल भारतीय सेवा भी लॉन्च कर सकती है। इसके लिए उसको अधिकार दिया गया अनुच्छेद 312 में। वर्तमान में कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? 3। कौन कौन सी? पहला आईएएस मतलब भारतीय प्रशासनिक सेवा, दूसरा कौन सा? आईपीएस मतलब भारतीय पुलिस सेवा, और तीसरी कौन सी? आईएफएस मतलब भारतीय वन सेवा। ठीक है। और सातवां पॉइंट ये लिखा गया कि उल्लेखनीय है कि अखिल भारतीय सेवाएं केंद्र सरकार को राज्यों को नियंत्रित करने की महत्वपूर्ण शक्ति प्रदान करती है। यही कारण है कि कई राज्य इन सेवाओं को समाप्त करने तथा इन पर राज्यों का नियंत्रण बढ़ाने के पक्ष में केंद्र पर दबाव डालते रहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। ठीक है। ये कुछ बातें जो आपके अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित थी। पांचवी बात यह है कि अन्य संवैधानिक प्रावधान, इसमें क्या चीजें हैं? पहला पॉइंट ये है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, आप सबको पता है, एवं राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादों पर्यंत अपना पद धारण करता है। सेकंड ये है कि राज्य के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है, परंतु उसे हटाने का जो अधिकार है वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। तो इस प्रकार से कुछ काम राज्य के पास है और कुछ काम केंद्र के पास है। ठीक है। और तीसरा पॉइंट ये है कि राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है, किंतु उन्हें पद से हटाने की जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है। आप देख रहे हैं ना, जो जो कुछ अन्य जो संवैधानिक प्रावधान है इसके अंतर्गत कुछ काम ऐसे हैं जो आपका केंद्र करता है और कुछ काम आपके जो है राज्य करता है। तो देखो, जब जब उनकी नियुक्ति की बात आएगी तब कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। लेकिन जब उनको हटाने की बात आएगी तब कौन आएगा? राष्ट्रपति आएगा। ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं। चौथी बात ये कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपालों द्वारा संघ लोक सेवा आयोग से निवेदन करने पर संघ लोक सेवा आयोग संयुक्त भर्ती जैसी परीक्षाएं भी आयोजित कर सकता है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है। चलिए भाई, अब हम बात कर लेते हैं अपना पॉइंट नंबर 6 की। इसमें कहा जा रहा है कि संविधानेतर प्रावधान, इसमें क्या क्या चीज़ें जो जो संविधान की इतर है, मतलब संविधान से अलग हैं, उनमें क्या क्या बातें हैं? पहला पॉइंट यही है कि उपरोक्त वर्णित संवैधानिक युक्तियों के अतिरिक्त केंद्र एवं राज्यों के मध्य सहयोग एवं समन्वय हेतु कई अन्य संविधानेतर युक्तियां भी हैं। इनमें बड़ी संख्या में परामर्शदात्री निकाय एवं केंद्र के स्तर पर आयोजित सम्मेलन आदि शामिल होते हैं। ये क्या लिखा गया? परामर्शदात्री निकाय। ठीक है। ये क्या है? ये संविधान से अलग है, मतलब इनका वर्णन संविधान में कहीं नहीं किया गया है। ठीक है। मगर उसके बाद भी कुछ विशेष विषयों पर अगर सलाह लेने की बात होगी तो उस प्रकार के जो है परामर्शदात्री निकाय बनाने की आज़ादी है। ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है कि गैर संवैधानिक परामर्शदात्री निकायों में शामिल हैं कौन सी? योजना आयोग, जो कि इस समय क्या हो गई है? नीति आयोग। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद, केंद्रीय स्थानीय शासन एवं शहरी विकास परिषद, क्षेत्रीय परिषदें, उत्तर पूर्व परिषद, केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद, केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद, केंद्रीय परिवार कल्याण परिषद, परिवहन विकास परिषद और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। हाँ, अब देखो ये सवाल अभी आपका हाल ही में पूछा गया था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ये क्या है? ये क्या है भाई? संवैधानिक संस्था है कि गैर संवैधानिक है? ये सवाल पूछा गया था बहुत जल्दी, किसी एग्जाम में आया था, मुझे इसमें याद नहीं आ रहा, लेकिन शायद पीसीएस की आसपास ही कोई सा एग्जाम रहा होगा या आरओ रहा होगा, उसमें पूछा गया था। क्योंकि जो बात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है ये क्या है? यह एक गैर संवैधानिक परामर्शदात्री निकाय है। ठीक है। चलिए, पॉइंट नंबर 3 कह रहा है कि केंद्र और राज्य संबंधों के विकास हेतु या तो वार्षिक या आवश्यकता अनुसार विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया जाता है। और ये विषय कौन कौन से हैं? राज्यपालों का सम्मेलन, और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? राष्ट्रपति। दूसरा है मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन, अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। तीसरा है मुख्य सचिवों का सम्मेलन, इसकी जो अध्यक्षता है वो कैबिनेट सचिव करता है। चौथा हमारा है पुलिस महानिदेशक का सम्मेलन। पांचवा है मुख्य न्यायाधीश का सम्मेलन, और इसकी जो अध्यक्षता होगी वो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा। छठा है कुलपतियों का सम्मेलन, और सातवां हमारा है गृह मंत्रियों का सम्मेलन, और इसकी अध्यक्षता हमारे गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री साहब करते हैं। और जो लास्ट है आपका वो है विधि मंत्रियों का सम्मेलन, और इसकी जो अध्यक्षता है वो केंद्रीय विधि मंत्री करता है। ठीक है। चलिए,
अब जो है, चलिए, अब जो हमारा है अगला, वो है कि आपातकाल में प्रशासनिक संबंध, मतलब आपातकाल की अगर कोई घटना होती है तो उस दौरान केंद्र की शक्तियां राज्य पे किस प्रकार से काम करती हैं, हम उसकी चर्चा करने वाले हैं। चलिए, जो सबसे पहली बात है वो यही कहा जा रहा है कि आपातकाल में प्रशासनिक संबंध अनुच्छेद 352 के तहत, और दूसरी बात है अनुच्छेद 356 के तहत, और तीसरी है अनुच्छेद 360 के तहत। ठीक है, तो इसमें देखो भाई क्या क्या बातें हैं। जो पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट में कहा जा रहा है, अब देखो जो पहला पॉइंट है अनुच्छेद 352 के तहत, इसमें जो पहला पॉइंट है वो कह रहा है कि इस अनुच्छेद के तहत उद्घोषणा होने पर केंद्र सरकार को यह शक्ति हासिल हो जाती है कि वह किसी भी विषय पर राज्य को निर्देश दे सकता है। जब कभी भारत में आपातकाल की स्थिति आएगी तो उस समय क्या होगा कि अनुच्छेद 352 के तहत जो हमारी केंद्र सरकार है वो क्या करेगी, केंद्र सरकार को यह शक्ति हासिल हो जाती है कि वह किसी भी विषय पर अब राज्य को वह निर्देश दे सकती है। दूसरी बात यह है कि ऐसे में राज्य सरकार के लिए यह जरूरी होता है कि वह केंद्र सरकार के प्रत्येक निर्देश का पालन करे। ठीक है, और जो सेकंड बात है कि अनुच्छेद 356 के तहत, इसमें कहा जा रहा है कि इस अनुच्छेद के तहत यदि राज्य में राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल की घोषणा की गई है तो उस राज्य की सरकार बर्खास्त हो जाती है एवं राज्य की संपूर्ण प्रशासनिक शक्तियां केंद्र के हाथ में चली जाती हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये है कि ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति या तो स्वयं निर्देश दे करके राज्य का प्रशासन चलाता है या वह राज्यपाल अथवा किसी अन्य कार्यकारी अधिकारी को राज्य का प्रशासनिक कार्य करने के लिए अधिकृत कर सकता है। ठीक है, इसमें तो कुछ समझाना है नहीं, एकदम आसान भाषा में बातें लिखी गई हैं। और तीसरी बात यह है कि अनुच्छेद 360, कि इस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा के दौरान राष्ट्रपति राज्य सरकार को अपने सभी या किन्हीं वर्गों के कर्मचारियों के वेतन भत्तों में कटौती करने का निर्देश दे सकता है, जिसे मानना राज्य सरकार के लिए आवश्यक होता है। और दूसरी बात यह है कि ऐसा ही निर्देश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन व भत्तों के संबंध में भी दिया जा सकता है। किसके में, उच्च न्यायालय, ध्यान से इसको देख लीजिए कि अगर कभी 360 की बात आती है, ठीक है, तो उसमें जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों के संबंध में भी बातें राष्ट्रपति कर सकता है, मतलब उनकी भी कटौती हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ बातें जो है प्रशासनिक संबंधों के बारे में थी। अब हम लोग जो है अगली क्लास में अपने पढ़ने वाले हैं केंद्र तथा राज्यों के मध्य जो हमारा वित्तीय संबंध है उसके बारे में। ठीक है, तो ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी चीज़ें कल की क्लास में। धन्यवाद।